चलो तो विल स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। कल हमने क्या पढ़ा था एक बार याद कर लेते हैं, है ना? तो वी वर स्टडिंग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? इट इज चैप्टर नंबर 1, मेजरमेंट्स। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देयर आर 3 एप्लीकेशंस जो हम लोग शायद से तीनों पढ़ चुके हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन is to find conversion factor। ये हम लोग कर चुके हैं। ऐसा यूनिट से सीजीएस से ऐसा करने के लिए इसका यूज करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन इज टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन मतलब फॉर्मूला है कोई फिजिक्स का, तो वो करेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए। नंबर थ्री इज टू चेक, और ये हो गया कन्वर्जन फैक्टर, हो गया करेक्टनेस, हो गया to establish relationship. Yeah, to establish the relationship between related physical quantity। ठीक है, मतलब इसका सिंपल मतलब होता है फॉर्मूला बनाना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर्मूला बनाना। जो हम लोग फॉर्मूला फिजिक्स में यूज करते हैं तो वो बना सकते हैं हम लोग इससे, है ना? बिना किसी लॉजिक के, सिर्फ हमें डिपेंडेंस पता होना चाहिए। डिपेंडेंस पता है तो हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, फॉर्मूला करेक्ट होगा या नहीं होगा ये हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि वहां पर एक कांस्टेंट के जो है, फॉर एग्जांपल ये वाला हमने जो लिया था 2π√L/g, ऐसा फॉर्मूला आया था। तो इसमें ये अननोन कांस्टेंट होता है ना? न्यूटन का लॉ भी जब न्यूटन ने दिया था, सो व्हाट ही सेड दैट F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। हमें न्यूटन ने जब लॉ दिया था तो वो ऐसा दिया, उसमें लेटर ऑन हम लोगों ने ये जी इंट्रोड्यूस किया, विच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसकी वैल्यू वगैरह निकाली। न्यूटन ने कभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था, उसने ये दिया भी नहीं था। देयर वुड बी वन कांस्टेंट, वो उनको पता था कि हाँ एक कांस्टेंट आएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी, लेकिन वो कितना आएगा दैट डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट ओनली। सो जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ तब जाके इसकी वैल्यू मिली। सो अल्टीमेटली ये जो कांस्टेंट्स होते हैं फिजिक्स में, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है। एंड एक्सपेरिमेंट की बात आ जाएगी तो वहाँ पर डिफिकल्टीज बहुत सारे आ सकते हैं, है ना? डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, किस तरह का हमें कांस्टेंट मेजर करना है। ठीक है, सो इन फिजिक्स वी कैन फॉर्म द इक्वेशंस यूजिंग दिस मेथड, है ना? मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। हमें रिलेशन बताना चाहिए कि क्या डिपेंडेंस है, कौन सी क्वांटिटी से रिलेटेड है, उतना पता होना चाहिए। क्या एग्जैक्ट रिलेशन है वो ये निकल के आता है इस मेथड। फिर करेक्टनेस हो गया और ये हो गया। तो मेरे ख्याल से हमने ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। तो अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। एग्जांपल 1.4 पहले कर लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो लिमिटेशंस मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था होमवर्क में। लिमिटेशंस पढ़ लिए क्या सभी ने? ये जो मेथड्स हैं इनके लिमिटेशंस भी हैं। तो हैव यू रीड दैट पार्ट? यस बच्चों, पढ़ा सभी ने? Yes, sir. गुड, सभी ने पढ़ा ना? ओके, तो एक बार उसको फटाफट से पॉइंट्स देख ले एकदम जल्दी से। तो पहला पॉइंट क्या है लिमिटेशंस का? तो वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। वो जो कांस्टेंट अभी हमने लिखे सारे, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शंस मैंने आपको थोड़ा सा हाँ नहीं, आपको नहीं कराया मैंने इंट्रोडक्शन। तो फंक्शन नाम की एक चीज होती है, मैथ्स में पढ़ाया जाएगा आपको। पढ़ा है क्या मैथ्स में? फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट हो गया है क्या?
No, sir. No, sir. देयर इज अ लेसन फंक्शंस नाम का। सो फंक्शन जैसे आपने स्कूल में पढ़ा है साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ये सब पढ़ा हुआ है ना स्कूल में। इसमें साइन 30 डाल सकते हैं, कॉस 30 डाल सकते हैं, वेल दिस थीटा इज एन एंगल, है ना। सो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन फिजिक्स में। अगर आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया एंड लेट अस से इफ आई राइट दैट इक्वेशन एज y इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हम लोग स्कूल में कैसे सीखा है हमने, 10th तक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखते हैं हम लोग, और फिर उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर फंक्शन की बात हो रही है, सो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू सम y, है ना। कोई और पैरामीटर होगा, जैसे ये x है तो ये y होगा, x इज अननोन, y इज आल्सो अननोन। तो ऐसा, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है दिस इज कॉल्ड फंक्शन। यहाँ पर भी y इक्वल टू साइन थीटा लिख दिया, दिस इज आल्सो फंक्शन। y इक्वल टू cos थीटा लिख दिया, दिस इज आल्सो फंक्शन। कई बार हम लोग ऐसे भी लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू e रेस टू x। तो ये f ऑफ x y की जगह हम लोग f ऑफ x भी लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। एंड दिस इज e रेस टू x, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो है इस तरह का, दिस इज कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शन। आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा डिटेल में कि क्या फंक्शन होता है, क्यों होता है, सारा स्टोरी। अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म fn भी लिखते हैं। सो दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। वैसे ही एक आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, ये मैं थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूँ, लॉग टेबल जो पार्ट है ना। फंक्शंस नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन लॉगरिथम पढ़ाऊंगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग यूज होता है, तो इसमें यूज होता है लॉग ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, या फिर वाई इक्वल टू 3 लॉग ऑफ एक्स पर, ऐसे टाइप के फंक्शन। तो दिस इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं फिजिक्स में, और ऐसे फंक्शन अगर मेरे किसी फॉर्मूला में होंगे तो वो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। द रीजन इज लॉग ऑफ एक्स ये डायमेंशनलेस होता है, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा ये डायमेंशनलेस होता है, उसके बाद ई रेस टू एक्स ये डायमेंशनलेस होता है। तो ऐसे अगर फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, तो उनको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके बाद है दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट डायमेंशनलेस। जैसे कि ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में F equal to g m1 m2 upon r square, this was constant of proportionality। लेकिन इसको डायमेंशन है, ये डायमेंशनलेस नहीं है ना। ये डायमेंशनलेस नहीं है, इसको खुद को डायमेंशंस है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर डायमेंशन है इसके। तो अगर ऐसी क्वांटिटी है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग इसको इस मेथड से नहीं निकाल सकते, ये वाला फॉर्मूला इस मेथड से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक limitation. If correct equation contains some more terms of same dimension, it is not possible to know their presence। अगर ज्यादा एक जैसे डायमेंशन के टर्म्स है, फॉर एग्जांपल v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो इसके डायमेंशन बराबर है, लेकिन अगर आप इस मेथड से निकालोगे तो आपको v इक्वल टू यू मिलेगा, ए टी वाला टर्म गायब हो जाएगा। अगर इस मेथड से निकालोगे तो ये जो बाकी टर्म्स है ये नहीं मिलेगी हमें, है ना। इसका मतलब ये एडिशनल जो टर्म्स होती है which has same dimension, उसको हम लोग इससे नहीं निकाल सकते। so these are certain some limitations। s equal to ut plus half at स्क्वायर में भी सेम डायमेंशन की टर्म्स ऐड हो रही है, तो वो भी हम लोग इस मेथड से नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो these are some limitations of this method, है ना। बट स्टिल हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है ना, जैसे कि हमें फॉर्मूला मिल जाता है। यस सर, यस जो थर्ड लिमिट स्टेटमेंट है ना, वो क्या आप फिर से बता सकते हैं? मैं समझ नहीं पाया। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कभी भी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, इसमें हमने फॉर्मूला बनाया था एफ इक्वल टू, हमने इसमें क्या फॉर्मूला बनाया था, टी इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, है ना। तो इसमें ये जो के था दिस वाज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो हम लोग फॉर्मूला सही बना सकते हैं। अब न्यूटन लॉ में बात करेंगे तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूला में ये डायमेंशनलेस नहीं है,
नॉट अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसको डायमेंशंस है, तो ऐसे फॉर्मूले को हम लोग cannot use, we cannot use this method, dimensions method। ये वाली मेथड जो हमने सीखा है उसका यूज यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द कांस्टेंट इज नॉट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इट हैज सम डायमेंशन। इसके डायमेंशन क्या है? इसके डायमेंशन है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, इसके डायमेंशन है ना। तो ये डायमेंशनलेस नहीं है, इसको डायमेंशन नहीं है, इट इज डायमेंशनलेस। ये वाला डायमेंशनलेस है। यहाँ पर इसका एक्चुअल वैल्यू आती है 2 पाई, 2 पाई इज अ नंबर, है ना। तो सिर्फ नंबर है कांस्टेंट तो चल जाएगा। अगर ऐसा कोई नंबर कांस्टेंट है जो जिसको डायमेंशन है, सिर्फ नंबर नहीं है, इट इज नॉट प्योर नंबर है, जिसको डायमेंशन भी है, तो इसका यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज दिस मेथड टू फाइंड दिस, है ना। न्यूटन्स लॉ को नहीं डिराइव कर सकते इस मेथड से। गॉट इट? क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया? यस सर। ओके, सो दीज आर द लिमिटेशंस। एक एग्जांपल करते हैं टेक्स्ट बुक से, दैट इज पेज नंबर 7, एग्जांपल 1.4। फिर हम लोग इसकी और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? एग्जांपल 1.4 देखो। फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एग्जांपल 1.4 टेक्स्ट बुक। A calorie is a unit of heat and it equals to 4.2 joule. So 1 calorie is equal to 4.2 joule. ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ये दिया हुआ है। वापस से पढ़ो क्वेश्चन का। कैलोरी सभी के पास बुक है या क्वेश्चन लिखो बोर्ड पे? क्वेश्चन लिखना है क्या? No, sir. चलेगा? है सभी के पास? A calorie is a Yes, unit sir. of heat and it equals to 4.2 joule. तो a calorie मतलब 1 calorie is equal to 4.2 joule, where 1 joule is equal to kilogram meter square second per second square, where 1 joule equal to kilogram meter square per second square। ठीक, उन्होंने ऐसे दिया सेकेंड रेस टू -2 मतलब पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। A distant civilization employs a system of units in which the units of mass, length and time are alpha, kg, beta m. Unit of mass is alpha kg. Unit of length is बीटा मीटर। ठीक है। एंड gamma second। यूनिट ऑफ टाइम इज gamma seconds। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ऑल्सो J dash is unit of energy। ऑल्सो J dash is unit of energy। unit of energy, that is J dash। ठीक है, ये J dash यूनिट है एनर्जी का। what will be the magnitude of calorie in their units? So 1 calorie will be equal to how many J dash? 1 calorie is equal to 4.2 joule। 1 calorie equal to कितना J dash, ये हमें पूछा है। So this is the question, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। इतना गिवन डेटा पहले लिख लो, देख देख के क्वेश्चन नंबर लिखो, गिवन डेटा लिख लो। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन, पेज 7। गिवन डेटा लिख लो, फिर सॉल्व करते हैं इसको।
Done. ये सोचो हो गया। Yes, sir. अब देखो हमारा जो ये न्यू यूनिट्स है ना, न्यू यूनिट इज इक्वल टू अल्फा केजी। अल्फा ये कुछ तो कन्वर्जन फैक्टर है, किलोग्राम क्या है, तो किलोग्राम ये हमारा स्टैंडर्ड एसआई यूनिट का मास का यूनिट किलोग्राम है। सो ये हमारे नोन यूनिट्स है किलोग्राम, ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये न्यू यूनिट, ये उस सिविलाइजेशन का यूनिट है। तो लेट अस कॉल दिस एज ए, लेट A equal to unit of mass is in that civilization and that is equal to alpha kg, है ना। उस किसी तो ग्रह पर हम लोग देख रहे हैं, तो वहां के लोगों के लिए A यूनिट क्या है, ये यूनिट ऑफ मास है ना, A हमने नाम दे दिया इसको। तो दैट इज दिस इक्वल टू दिस। B इसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ को हम लोग उस सिविलाइजेशन का यूनिट ऑफ लेंथ B है, जिसको हम लोग बीटा मीटर लिख रहे हैं। बीटा इज कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन their unit of length and our unit of length, ये हमारा unit of length है। और वैसे ही इसको हम लोग C लिख देंगे। So C is unit of time in their civilization and that is equal to gamma times unit of time in our civilization। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि इसको मैंने ABC क्यों नाम दिया, कुछ तो नाम देना था तो मैंने कुछ नाम दे दिया। अब मेरे पास क्या रिलेशन है, वहां का जो 1A यूनिट है विच इज यूनिट ऑफ मास, वो यहाँ का अल्फा किलोग्राम यूनिट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू 1 किलोग्राम इज 1A। तो मुझे 1 किलोग्राम का वैल्यू मिल जाएगा, 1 किलोग्राम का वैल्यू मिल जाएगा 1A अपॉन अल्फा। ठीक है, ये अल्फा को मैंने वहां डिवाइड कर दिया। सो दिस इज माय इक्वेशन 1। ये समझ में आया क्या, देखो तो मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है इस चीज को, 1A इक्वल टू अल्फा केजी है, मैंने 1 केजी इक्वल टू कितना, तो 1A अपॉन अल्फा। ठीक है, सिमिलर ये A क्या है, A इज दैट यूनिट, उन लोगों का यूनिट है, उन लोगों के मतलब वो जो सिविलाइजेशन है उनका यूनिट क्या है, उनका यूनिट है A विच इज यूनिट ऑफ मास। सिमिलरली अभी हम लोग क्या कर देंगे, 1B उनका जो B यूनिट है, ये किसका यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है, एंड दैट इज इक्वल टू हमारे वर्ल्ड में वो यूनिट क्या है, दैट इज बीटा टाइम्स मास, बीटा टाइम्स मीटर, है ना, ये 1 मीटर है। सो वी कैन राइट 1 मीटर इक्वल टू, 1 मीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट कैन बी रिटन एज 1B अपॉन बीटा। ठीक है, ये 1B जो हमारा ये उनका यूनिट और ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा यूनिट आ गया 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी उनका यूनिट डिवाइड बाय बीटा, बीटा फैक्टर। सिमिलरली 1C विल बी, उनका क्या हो जाएगा, 1C इज gamma seconds, so 1 second is C upon 1C upon gamma। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, ऐसे कुछ तो नंबर्स हो सकते हैं, है ना। और अदर देन दिस कुछ और नंबर्स भी हो सकते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, वी डोंट नो व्हाट आर दोस नंबर्स, बट है कुछ तो नंबर्स है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया देखो, 1 मीटर को हम लोग उनके यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 सेकंड को हम लोग उनके यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 किलोग्राम को हम उनके यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें ये जे डैश को भी उनके यूनिट्स में ही लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना है, 4.2 जूल, और 1 जूल कितना है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 4.2 जूल कैन बी रिटन एज 4.2 into 1 जूल, लिख सकते हैं 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 जूल लिखा जा सकता है। और 1 जूल कितना है, 1 जूल इज दिस किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज डाल देंगे, क्योंकि हमें इस चीज को 1 कैलोरी को उनके यूनिट्स में लाना है, ये हमारे यूनिट्स, हमें उनके यूनिट्स में लाना है। हमारा किलोग्राम उनका क्या होता है, हमारा किलोग्राम उनका होता है 1A अपॉन अल्फा, सो इट इज 1A अपॉन अल्फा, ये हो गया उनका यूनिट, इसका पावर कितना है 1। उसके बाद मीटर स्क्वायर, हमारा जो मीटर है उनका क्या है,
बी अपॉन बीटा, बी अपॉन बीटा, ठीक है। और इसका क्या है पावर, इसका पावर 2 है क्योंकि स्क्वायर बोला है ना। और उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो उनका क्या है, सी अपॉन गैमा, उनका सी अपॉन गैमा है और इसका पावर -2 है, ठीक है। अल्फा बीटा गैमा ये नॉर्मल नंबर्स है, ए बी सी ये उनके यूनिट्स है। तो हम इन नंबर्स को बाहर ले लेते हैं, 4.2 डिवाइड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर गैमा का पावर -2, ठीक है। मैंने ये नंबर्स को बाहर अलग से ले लिया, तो बचा क्या मेरे पास, ए बी स्क्वायर सी रेज टू -2। ये क्या है, ये उनका यूनिट है। उनका किस चीज का यूनिट है, उनका एनर्जी का यूनिट ये है। एनर्जी का यूनिट क्या है, ए बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी पावर -2, ये उनका यूनिट है एनर्जी का। सो आई कैन राइट दिस एज 4.2 अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर गामा पावर -2, और इसको हम लोग जे डैश लिख देंगे क्योंकि दिस इज देयर यूनिट ऑफ एनर्जी, उनका एनर्जी यूनिट है ये जे डैश, इसी को हम लोग एनर्जी यूनिट बोल देंगे। सो लेट अस चेक द आंसर। 4.2 ये उन्होंने गामा स्क्वायर जो नीचे है उसको ऊपर लिखा है क्योंकि पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो +2 पावर हो जाएगा। तो इट इज 4.2 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। लिख लो पूरा सॉल्यूशन, फिर वापस से उसमें डाउट होगा तो पूछो। सॉल्यूशन लिख लो पहले। टेन सर। वापस से एक्सप्लेन करो, पहले लिख लो पूरा, वापस से एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्ट पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन क्या है ये पहले समझो। कैलोरी ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। जूल भी एनर्जी का यूनिट है इंडिया में, या फिर आप बोल सकते हो हमारे वर्ल्ड में। कैलोरी और जूल में ये रिलेशन है, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। और जूल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसके डायमेंशन है। देखो m1 l2 t-2, ये डायमेंशन दिया हमें इनडायरेक्टली, ठीक है। अब हमें बोला है कि कोई तो एक दूर का सिविलाइजेशन है और वो लोग ये वाले यूनिट्स यूज नहीं करते, वो लोग कुछ और यूनिट यूज करते हैं। तो उनके यूनिट्स हमने एबीसी बोल दिए, अपने मन से कुछ नाम देना था। तो उनके यूनिट्स जो थे, मास का उनका यूनिट जो था वो हमारे मास के कंपैरिजन में अल्फा टाइम्स ज्यादा था। सो अल्फा किलोग्राम, अगर मैं यहाँ से 1 किलोग्राम वहां लेके जाऊँ, सो उनके यूनिट्स में दैट विल बी अल्फा किलोग्राम, ठीक है। वैसे ही वहां का मैं एक बी यूनिट, लेटर से ये बी लेंथ है वहां का, मैं यहाँ लेके आऊँ, सो दैट इज इक्वल टू बीटा ऑफ मीटर, हमारा यूनिट में बीटा मीटर हो जाएगा। और वैसे ही उनका सी टाइम जो है वो हमारे लिए गैमा सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ उनका यूनिट, ये हमारा यूनिट, और कन्वर्जन फैक्टर अल्फा। लेंथ उनका यूनिट, हमारा यूनिट, कन्वर्जन फैक्टर बीटा। टाइम उनका यूनिट, हमारा यूनिट, कन्वर्जन फैक्टर गामा। तो ये हमें कन्वर्जन फैक्टर दिए, ये किसके बराबर है, लेट मी टेल यू। अगर अगर वो सिविलाइजेशन ऐसा होता कि जो लोग फॉर एग्जांपल मास को ग्राम में मेजर करते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे 1 ग्राम इक्वल टू कितना लिखते हैं, 10⁻³ किलोग्राम। तो ये 10⁻³ क्या होता, ये अल्फा होता। समझ में आ रहा है। अगर उनका यूनिट ग्राम होता, उनका यूनिट ग्राम नहीं है, वो कुछ और है, हमें नहीं पता। तो इसलिए हमें सिर्फ ये पता है कि दैट फैक्टर इज अल्फा, है ना।
तो उस यूनिट को हमने नाम कुछ तो देना था, यहाँ पर हम ग्राम बोलते हैं, उसको हमने ए बोल दिया, तो दैट इज 1 ए यूनिट। ठीक है, वैसे ही 1 बी यूनिट एंड 1 सी यूनिट। तो हमने क्या कर लिया, पहले अपना किलोग्राम उनके यूनिट्स में कितना वो निकाल लिया। तो अपना 1 किलोग्राम उनके यूनिट्स में कितना है, तो अल्फा से डिवाइड कर दो, तो ए अपॉन अल्फा हो जाएगा। हमारा 1 मीटर उनके यूनिट्स में कितना है, सो दैट इज बीटा, बी अपॉन बीटा। एंड सिमिलरली हमारा सेकंड उनके यूनिट्स में सी अपॉन गैमा। ये मैंने निकाल लिया। अब मैं ये वाले दोनों फॉर्मूले लगा, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, हमें इसको ही उनके यूनिट्स में करना है, उनके एनर्जी यूनिट्स में, मतलब जे डैश उनके एनर्जी यूनिट का नाम है। उसमें करने के लिए क्या करेंगे, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल दिया है, और जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल को हम लोग लिख सकते हैं ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने, ये डायमेंशन हो गया एक्चुअली, है ना, ये डायमेंशन है ये वाला। और हम डायमेंशन एनालिसिस में क्या करते हैं, दोनों सिस्टम के जो एसआई सिस्टम सीजीएस सिस्टम को डिवाइड करके उसके पावर्स को कॉमन लेते हैं, वही किया है यहाँ पर भी देखो। सो ये 4.2 एज इट इज, किलोग्राम को क्या लिख देंगे, किलोग्राम को लिख देंगे क्या, ए अपॉन अल्फा, तो किलोग्राम को लिख दिया ए अपॉन अल्फा। फिर वैसे ही मीटर को लिख दिया बी अपॉन बीटा, एंड सेकंड को लिख दिया सी अपॉन गैमा। और बस इसमें से अल्फा बीटा गामा ये नंबर्स है, ठीक है, तो उनको हम लोग पहले ही बाहर निकालेंगे, अल्फा का पावर 1, बीटा का पावर 2 और गैमा का पावर -2, ये बाहर। और ये जो बचा ये उनका न्यू यूनिट है, न्यू यूनिट को हमने क्या नाम देना है, उन्होंने बोला है जे डैश नाम दे दो, तो जे डैश नाम दे दिया। तो ये आ गया अपना आंसर। आया सभी को समझ में? ये वही मेथड है जो हमने कन्वर्जन फैक्टर निकालने के लिए किया था, ये सेम मेथड है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया अपना टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे हम लोग, अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आज प्रैक्टिस करता है, तो प्रैक्टिस करने के लिए अपन क्या करता है, हमारा जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक का आंसर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 14 पे आ जाओ, वहां से कुछ क्वेश्चन उठा के करेंगे, चलेगा? कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से। Yes, sir. मैं आपको बताता हूँ, वही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्योंकि अपना लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 उसका थर्ड। क्या क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, पेज नंबर 14 पे। एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E enters a uniform magnetic field B। मिला क्या सभी को? Yes, sir. एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E, मैं गिवन डेटा लिख देता हूँ, ये हटा दूँ किस जगह हो जाएगी, ठीक है। क्या बोले देखो, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E, चार्ज हमें दिया है E, है ना। चार्ज समझते हो ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है ना, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। yes sir, So an electron with a charge E enters a uniform magnetic field B। मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब किसी मैग्नेट के आसपास जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके अंदर ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, पता है ये बच्चों, है ना। अभी इस वक्त हम yes लोग sir, के अंदर भी है, ग्रेविटेशनल तो है ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, बट वीक है फॉर्चुनेटली। सो an electron with a charge E enters a uniform magnetic field B with velocity V। इनके ऊपर ऐसा एरो दिया है, वेलोसिटी V। ये एरो का मतलब होता है these quantities are vector quantities, V बार, V बार, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊंगा, इसका नेक्स्ट लेसन आएगा तब। स्केलर्स और वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू कैटेगरी, एक होता है स्केलर, दूसरा वेक्टर। स्केलर का मतलब ऐसी चीजें जिसको डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड भी है,
डायरेक्शन भी है, वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है। एग्जांपल क्या है? वेलोसिटी। अगर मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ 40 की स्पीड से, तो इससे आपको ये तो पता चल गया मैं कितना फास्ट चला रहा हूँ, आपको ये नहीं पता चला कि मैं किधर जा रहा हूँ। तो अगर मैं बोल दूं कि मैं 40 की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में गाड़ी चला रहा हूँ, तो आपको पता है मैं नॉर्थ में ही जाने वाला हूँ। सो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वेक्टर्स का कब मिलता है? जब आप उसको बताओ कि कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड, और किस तरफ है, मतलब डायरेक्शन। जब ये दोनों चीजें बताओगे तभी इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। तो सच क्वांटिटीज आर वेक्टर्स, ठीक है। और स्केलर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल हो सकता है टाइम। टाइम एग्जांपल ले लो। तो टाइम मेरा, लेट अस से मैंने क्लास हमें लेना है ना, अपना जो लेक्चर है वो कितना चल रहा है, तो 1 घंटा चल रहा है। 1 आवर ये क्या हो गया, ये ड्यूरेशन हो गया। सो दिस इज मैग्नीट्यूड। किस डायरेक्शन में लेना है ये जरूरी नहीं है बताना, है ना। नॉर्थ में लेना है, साउथ में, ऐसा हम कभी बताते नहीं। टाइम इज 1 आवर, दैट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ तो सफिशिएंट है। सो सच क्वांटिटीज आर स्केलर, ठीक है। तो स्केलर्स को हम लोग ऐसा कोई साइन नहीं देते। वेक्टर्स खास है इसलिए इनके ऊपर एरो देते हैं, दे हैव डायरेक्शन, और इसलिए हम लोग उसके जब क्वांटिटी लिखेंगे उसके ऊपर एरो देंगे, दिस इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। क्लियर है? स्केलर वेक्टर क्या होता है डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं, है ना। अपकमिंग लेसन में स्केलर वेक्टर्स पढ़ेंगे। सो चार्ज दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, वेलोसिटी भी दिया है। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये दिया हुआ है। द फोर्स ऑन द चार्ज E is given by, फोर्स का फॉर्मूला भी दे रखा है। फोर्स ऑन चार्ज E is given by BeV। क्या दिया है? BeV। ऑब्टेन डायमेंशंस ऑफ B। हमें डायमेंशंस निकालने हैं किसके, ये फाइंड करना है। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये तो दोनों साइन है, मैंने वर्टिकल लाइन से खींची है। इसका मतलब होता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो दैट इज दिस एंड दैट इज इक्वल टू BeV। तो हम लोग लिख सकते हैं B, हमारे सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, अभी हमें इसका डायमेंशन निकालना है, तो B का डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एंड क्या किया हमने, B का डायमेंशन निकालना था तो इनको उधर शिफ्ट कर दिया अपॉन में। अब इसका डायमेंशन निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F और डायमेंशन ऑफ E और B। तो फोर्स का डायमेंशन लाना है बच्चों हमको, क्या है डायमेंशन बताओ। M1 L1 T-2 है ना, सभी को लर्न है, होना चाहिए सभी को लर्न। ये E है, E इज चार्ज। चार्ज के लिए डायमेंशन हमें लर्न नहीं होता है, तो वो लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, उसको डिराइव कर लेते हैं। चार्ज का डायमेंशन डिराइव कर लेते हैं यहाँ पर रफ वर्क में करके। चार्ज, इसका डायमेंशन निकालना है। हाँ, हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्कूल में हमने पढ़ा था, करंट इज टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। याद आ रहा है क्या? ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। yes sir तो चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, सो चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। करंट को हम लोग एम्पियर लिखते हैं, है ना, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। टाइम का यूनिट है सेकंड्स, तो ये एम्पियर सेकंड हो गया। या फिर डायमेंशन अगर लिखना है, चार्ज का डायमेंशन लिखना है, चार्ज को जनरली हम लोग क्यू लिखते हैं, कॉमन सिंबल है। ए, करंट को हम लोग A1 लिख देंगे, टाइम को लिख देंगे T1, है ना। मैंने आपको बताया था करंट के लिए कभी कभी A यूज करते हैं कुछ बुक्स में I यूज करते हैं डायमेंशंस लिखते वक्त। तो इट इज योर चॉइस, A लिखना है A लिखो, I लिखना है I लिखो, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं अपने बुक में क्या दिया। उन लोगों ने अपने बुक में I दिया है, तो वी कैन यूज I, ठीक है। I यूज करेंगे करंट के लिए डायमेंशंस लिखते हैं। सो चार्ज का डायमेंशन यहाँ लिख दो, E की जगह पर, E की जगह पर क्या लिखेंगे, I1 T1, ये हो गया E। वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। डायमेंशन बताओ जल्दी से, इसको देख के बताओ डायमेंशन। L1 L1 T T1 -1 गुड गुड, ठीक है। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, सो L1 T -1। अच्छा बच्चों, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना, विजिबिलिटी ठीक है ना?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, अब इसको सॉल्व करना है, ये कर लोगे क्या खुद से? m इधर है और कहीं पे भी नहीं है, तो m एज इट इज लिख दो। l इधर है 1, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। ये 1, ये 1, 1 में से 1 गया 0 हो गया, तो ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, लिख देते हैं l0। पावर से सब्ट्रैक्ट होगी, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है, तो इसका तो 0 हो गया। ये t -2 है, उसमें ये t1, अब ये जो डिनोमिनेटर में ये भी माइनस होगा, तो -2 -1 इज -3, -3, अब ये माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, -3 प्लस, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो, दिस इज t1, दिस इज t-1, डायरेक्ट कट कर दो, है ना, +1 -1 0, तो बचेगा क्या, t-2 एज इट इज बचेगा, और बचा क्या, और ये बच गया, आई नीचे है ऊपर गया तो -1 हो जाएगा, तो दिस इज योर आंसर। आया क्या ध्यान में कैसे करना था? आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, मैंने जो आपको शीट भेजे थे उसमें से? Yes. Yes, sir. गुड। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग करेंगे 9 के इन बिटवीन जो क्वेश्चन है उनके मैंने टॉपिक्स पढ़ाए नहीं है, इसलिए मैं वो बीच वाले क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर करेंगे 9, इसी क्वेश्चन 3 का 9, विच इज ऑन पेज नंबर 15। ठीक है, ये लिख के हो गया तो बताना मुझे। चलो करें, क्वेश्चन नंबर 9 करें। Yes. Sir. Yes, Yes, sir. 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 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 का 9 है ना, 3 का 9 क्वेश्चन क्या है देखो, an object is falling under gravitational force, so कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे छोड़ दिया तो वो फ्री फॉल में आता है, so that is the situation, an object is falling freely under the gravitational force, so it's an example of free fall. Its velocity after traveling a distance h is v, so after traveling a distance h मतलब ऊपर से ऐसे गिरा यहाँ तक गया, h डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पर v है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, याद रखो, सो वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है तब हम उसको छोड़ रहे हैं ना, तो हमारे हाथ में है, तो उसका वेलोसिटी 0 है इनिशियली, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद v हो जाएगा। v डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, so v डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ऑब्वियस बात है, ग्रेविटी की वजह से ही वो नीचे आ रहा है, तो जी पे डिपेंड करना ही चाहिए उसको। देन क्या बोला है, प्रूव दैट विद द डायमेंशनल एनालिसिस दैट v इक्वल टू, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव v इक्वल टू रूट ऑफ k रूट ऑफ एच जी, ऐसे ही कुछ है ना, जी एच, k रूट ऑफ जी एच, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा मेथड लगा है, वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। तो कौन सी मेथड से करना है इसको बच्चों, क्वेश्चन देख के बताओ, मेथड कौन सी लगाए? तीन टाइप के हमने एग्जांपल्स देखे, 3 टाइप के एप्लीकेशंस देखे, उसमें से कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर लगेगा? Sir. हाँ
correctness of the physical equation. हमें पूछा है क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, चेक करो, पूछा है क्या? Sir, नहीं last पूछा? Sir, method. to establish prove the it. relationship between. यस करेक्ट, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ये फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है, फॉर्मूला निकालना है हमें, और जहां पर भी फॉर्मूला बनाना है तो वहां पर वो एस्टैब्लिश वाली मेथड, मतलब क्या करेंगे, लेट v वेलोसिटी इक्वल टू सम कांस्टेंट, g पे डिपेंड कर रहा है तो g का पावर x, h पे डिपेंड कर रहा है तो h का पावर y, ठीक है, और हमें x और y निकालना है। आया क्या ध्यान में? ये वाला मेथड हमने किया था, याद आ रहा है या भूल गए? Yes, ठीक है, sir. तो फर्स्ट स्टेप इज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन g, हमें बोला है क्वेश्चन में, तो हमने उसका पावर x लिख दिया। वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन हाइट h, तो हमने उसका पावर y लिख दिया। और तो कोई पैरामीटर है ही नहीं इसमें, ये तीन ही पैरामीटर है, और कांस्टेंट k तो होना ही चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 होता है राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। वेलोसिटी के डायमेंशन होता है m0 l1 t माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, l1 t माइनस 1, मास तो है नहीं उसमें, जीरो लिख दो। k का डायमेंशन नहीं होता है तो फॉरगेट दैट k, उसको भूल जाओ। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन बताओ, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, L L1 T L1 minus 2. minus 2. 20 l1 t माइनस 2, वेरी गुड। पावर कितना है, x, पावर है x, ये वाला, ये अननोन है, पावर हमें ढूंढना है। h हाइट है, हाइट मतलब लेंथ, लेंथ का पावर कितना है 1, और उसका पावर कितना दिया है y, तो इसको डायरेक्ट l पावर y भी लिख सकते हैं। राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज l रेज टू x, है ना, 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, दिस इज l रेज टू y, सो l रेज टू x इंटू l रेज टू y इज l रेज टू x प्लस y, बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगे। आया ये स्टेप ध्यान में? Yes, sir. t रेज टू माइनस 2x हो जाएगा, इधर t नहीं है, सो ये हो गया मेरा राइट साइड। m तो है नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अननेसेसरी टाइप को लिखना। इस तरफ lt है, इस तरफ lt है, m तो है नहीं तो हटा दो उसको। तो लेफ्ट साइड क्या आ गई मेरी, l रेज टू 1 t रेज टू माइनस 1, राइट साइड आ गई l रेज टू x प्लस y t रेज टू माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करना होता है इसके बाद? Sir, कंपेयरिंग, equate करना. कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स ऑफ कौन कौन है, एल और टी, एल और टी, लेंथ और टाइम के पावर्स कंपेयर करना है। चलो पावर कंपेयर करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख दे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख दे, 1 Yes, sir. बन गया, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1, समझ में आया क्या? माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1, एक l का पावर देखो, x प्लस वाई, इधर l का पावर 1 है, सो x प्लस वाई इक्वल टू 1, t का पावर माइनस 1 है, t का पावर माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2x। आया क्या ध्यान में यहाँ तक? सो x इक्वल टू कितना, माइनस माइनस कट, 1/2. 1/2. और x plus y is 1, this means half plus y is 1, x की वैल्यू मैंने हाफ डाल दी, x की वैल्यू मैंने हाफ डाल दी, यहाँ से ये वाली वैल्यू मैंने इधर डाल दी, और फिर क्या, y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x और y की वैल्यू आ गई हाफ, है ना। सो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू k g रेज टू x, x की वैल्यू हाफ, h रेज टू y, y का वैल्यू भी हाफ, सो हाफ का मतलब होता है रूट, सो k दोनों का पावर कॉमन ले लो, जी एच, के रूट जी एच, हो गया प्रूफ। हुआ क्या देखो, हुआ क्या प्रूफ? आया Yes, sir. सभी को ध्यान में? लिख लो, देखो आराम से, डाउट होगा तो पूछो।
डन सर। ठीक है, हो गया सभी का। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सिंपल है लेकिन करते हैं इसको, उसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, तो वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें किसी को डाउट है बच्चों? ये वाला, ये हमने ऑलरेडी इस टाइप का मेथड किया हुआ है, सेम स्टेप्स है ना? ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिखने में ऐसा बहुत टफ जैसा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। वेलोसिटी v इक्वल टू AT प्लस b अपॉन t प्लस c प्लस v नो, ये हमें दिया है। इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मतलब ये करेक्ट, ठीक है, ऐसा हमें बोला है। ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ABC। ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, सी का डायमेंशन निकालना है। ये अपना काम है, यहाँ पर डायमेंशंस निकालना है। ऑब्टेन डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ABC वेयर v इज वेलोसिटी। v हमारे पास दिया हुआ है वेलोसिटी, t टाइम दिया हुआ है, t क्या है? टाइम। और v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी। v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन से पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, इसमें कंसेप्ट क्या है। तो पहले कंसेप्ट लिखते हैं। एग्जाम में या कहीं पे भी आपको ये कंसेप्ट लिखनी नहीं है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इसमें कंसेप्ट क्या देखो, मुझे बताना। 1 किलो मैंने एप्पल लिया, 1 किलो एप्पल लिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने 10 लीटर पानी पी लिया, ठीक है। तो मैंने टोटल कितना, इसका टोटल कितना? 1 किलो एप्पल लिया, एप्पल खाया, 10 लीटर पानी पिया, तो टोटल कितना खाया या कितना पिया? कर सकते हैं कि इसको ऐड? नहीं कर सकते। सर यूनिट्स सेम नहीं है इसलिए नहीं होगा। यूनिट्स आर नॉट। हाँ, सो कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट क्या है इसमें? each term in given equation must have same units and same dimensions। तभी उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, मतलब इन सबके यूनिट्स और डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी ऐड कर सकता है। और उन्होंने बोला है कि ये करेक्ट है, मतलब ये सारे जो डायमेंशन है इन सारे टर्म्स के वो सेम ही होने चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट है यहाँ पर कि डायमेंशन सेम होंगी तो ही ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन होंगी तो ऐड नहीं कर सकते।
है ना। तो सेम सेम होंगे तभी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट होंगे तो नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐड किया मतलब ये सेम होने चाहिए। सो अब हम लोग डायमेंशंस ऑफ एबीसी निकाल सकते हैं। ए का डायमेंशन निकालने के लिए इन दोनों का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, इन सबका डायमेंशन बराबर है, इसका 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 इसका। इसका डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन हमको पता है, ए का नहीं पता है लेकिन टाइम का पता है। सो वी विल से दैट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन ये हो गया कंसेप्ट, अब सॉल्यूशन करते हैं। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशंस of velocity v is equal to dimensions of kt। ये वाला जो टर्म है इसका डायमेंशन बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, डायमेंशंस ऑफ v इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ kt। ठीक है, v का डायमेंशन बताओ जल्दी से। L raised to 1 T raised to -1. गुड, ठीक है। a का डायमेंशन हमें नहीं पता है तो उसको बाजू में हटा दो, उसका नहीं पता है अपने को, वही तो निकालना है। t का डायमेंशन क्या है, टाइम है, फंडामेंटल टाइम 1 t1। ठीक है। अब इसका निकालना है तो इसको उधर शिफ्ट कर दो। सो डायमेंशंस ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जैसा है वैसे ही रखो, इसको उधर शिफ्ट कर दो। तो मैं इसको ये ऐसे ही रखता हूँ, L1 T-1। यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड है, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में T1। ये वाली जो टर्म है यहाँ मल्टीप्लाइड है, उधर जाती है तो डिवाइड हो जाती है, ये हमको पता है ना सभी को। तो क्या आंसर आ जाएगा, L1 ये -1 और ये भी माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। आया क्या ध्यान में। डायमेंशंस ऑफ ए कितना, L1 T-2 दिख रहा है ना बोर्ड। Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया L1 T-2। तो पहला काम हो गया अपना, अब B निकालना है, फिर C निकालना है ना। आ रहा है बच्चों समझ में, या बाउंसर जाता है तुम लोगों को ये सब। No, sir. समझ में आ रहा है। कोई है क्या ऐसा एकदम, ये कौन सी भाषा में सर पढ़ा रहे हैं, मलयालम, उर्दू, ऐसा No, कोई sir, नहीं है? समझ रहे हैं। समृद्धि, समृद्धि का तो कनेक्शन ही डाउटफुल है। ओके, कभी भी ऐसा लगे कि हाँ अभी अभी बहुत हो गया आज, ये सब सिर पे से जा रहा है तो बता देते हो, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा सिंपल सिंपल चीजें करेंगे। चलो ये हो गया ए, अब बी निकालना है और सी निकालना है। यहाँ देखो बी और यहाँ सी है, सी को जरा ध्यान से देखना, ये टी के साथ ऐड हो रहा है। सो डायमेंशंस ऑफ सी ऐड हो रहा है मतलब क्या, डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम। डायमेंशंस ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ व्हाट, सी। यस, दोनों ऐड हो रहा है मतलब दोनों के डायमेंशन बराबर। Yes, sir. यस सर। डायमेंशंस ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी, मतलब कितना, टाइम का डायमेंशन T1 होता है। आ गया, तो ये भी हो गया। अब बचा क्या, बी। नाउ डायमेंशंस ऑफ b अपॉन t प्लस c, इस चीज के डायमेंशन किसके बराबर होने चाहिए, वेलोसिटी के बराबर होने चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी अपने को पता है, L1 T-1 है ना। वेलोसिटी के डायमेंशन मीटर पर सेकंड L1 T-1। b के डायमेंशन हमें निकालना है, वो नहीं पता अपने को। t का डायमेंशन T1, c का डायमेंशन भी T1, लेकिन ये ऐड हो रहा है तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। एडिशन में डायमेंशन सेम ही रहता है। सो डायमेंशन क्या हो जाएगा इस पूरे का, इसका भी डायमेंशन T1, इसका भी T1, लेकिन ऐड करेंगे तो डायमेंशन उतना ही रहता है, T1 ही रहता है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बढ़ता है पावर, यहाँ पर उतना ही रहता है। तो अब क्या, b का डायमेंशन निकाल लो। डायमेंशंस ऑफ b, स्क्वायर ब्रैकेट्स लेना याद से, राउंड ब्रैकेट्स नहीं चलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स ही चाहिए। सो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर डिवीजन में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई दैट बाय दिस T1, क्या हो जाएगा देखो, L पावर 1 T-1 T+1, -1 + 1 0, ये आ गया डायमेंशन।
बी का डायमेंशन आ गया l पावर 1 m0 t0, उन लोगों ने lmt पूरा लिखा है तो ये l1 m0 t0 आ जाएगा, a का आ जाएगा अपना l1 m0 t-2 और c का आ जाएगा l0 m0 t1। तो अभी अपना आंसर बुक से मैच कर जाएगा, l और m0 लिखा है हम लोगों ने जहाँ जहाँ नहीं है वहां पर। ठीक है, आया सभी को ध्यान में कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चंस को? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस के लिए मुझे आपको आगे के टॉपिक्स पढ़ाने पड़ेंगे, तो हम लोग ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, मतलब अपना जब हो जाएगा तब करेंगे, या फिर आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो जब मैं थियरी पढ़ा दूंगा। ठीक है, फाइन, तो Yes, रुकते sir. हैं यहीं तक। किसी को और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो।